प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 और उसका पाठ चौथा अध्ययन करेंगे। मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ। प्रिय छात्र छात्राओं, हमने इससे पूर्व में विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ा। जैसा कि रिकॉल कर लेते हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती है। देखिए, हमने सबसे पहले देखा आग्नेय चट्टानें, दूसरा देखा अवसादी चट्टानें और तीसरा देखा हमने रूपांतरित चट्टानें। तीनों चट्टानों के बारे में अध्ययन कर लिया। आशा है आप सभी ने इसके नोट्स बना लिए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसके पश्चात आज हम पढ़ने जा रहे हैं मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ, यानी मृदा के जो उत्पादक हैं, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, वो किस प्रकार से उनका उत्पादन किया जाता है। तो चट्टानों के विघटन से, प्रिय छात्र छात्राओं देखिए, चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है और खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक पदार्थ है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि मृदा का निर्माण, जो चट्टानें हैं, उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा के कारण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है और इन परिस्थितियों के कारण मृदा के जो चट्टानों से निर्मित बड़े बड़े कण होते हैं, वे धीरे धीरे छोटे कणों में रूपांतरित होते हैं और मृदा के अपर्दन के द्वारा जल और वायु के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। तो मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ में देखिए, चट्टानों के विघटन से खनिज का निर्माण होता है। हम जानते हैं खनिज का रासायनिक संगठन निश्चित होता है, आकृति या रूप भी होता है और खनिज के अंदर दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से खनिज बनते हैं। देखिए, खनिज जो है वो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से खनिज बनते हैं। अब देखिए, खनिज की परिभाषा भी देख लेते हैं। खनिज कहते हैं किसे, कि दो या निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज हमें भूमि से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम खोद कर निकालते हैं। तो खनिज की परिभाषा अवश्य नोट कर लें कि निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, यानी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। अब देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, खनिज जो है वो भूमि में से खोद कर निकाले जाते हैं। वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और रासायनिक संयोग करके वो यौगिकों में रूपांतरित होते हैं। तो खनिज एक रासायनिक यौगिक होता है। देखिए, खनिज क्या है, एक रासायनिक यौगिक होता है। खनिज पदार्थों के गुण। खनिज पदार्थ, पहला गुण है, विभिन्न रंग के होते हैं, जैसे नीले हैं, हरे हैं, पीले हैं। जमीन में से जब हम खनिजों को खोद के निकालते हैं तो वह अपशिष्ट अवस्था में होते हैं। फिर क्या किया जाता है, अधिकांश धातुएं हमें, अधिकांश जो पदार्थ है, अधिकांश तत्व है, वो हमें भूमि से प्राप्त होते हैं और वह अशुद्ध रूप में होते हैं। फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो खनिज पदार्थ विभिन्न रंग के होते हैं, जैसे नीले, हरे और पीले। खनिजों में विभिन्न प्रकार की चमक होती है, जैसे स्वर्ण में, कॉपर में। ये ऐसे खनिज हैं जिनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। इसी प्रकार से जैसे, यानी खनिज में चमक होती है सोने में, चांदी में, कॉपर में आदि में। इसी प्रकार से कांच, डायमंड आदि में अधात्विक चमक होती है। खनिज पदार्थों का अपना अलग विशेष आकार होता है, जिसे रवा कहते हैं। खनिज पदार्थ जो है उसका एक विशेष प्रकार का आकार है, जिसे रवा कहते हैं। जैसे आपने देखा हुआ कि भूमि में से कहीं पर, अब ऐसा तो है नहीं कि लौह का उत्पादन किया जा रहा है, तो वहाँ जो मृदा है उस मृदा में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो जब उसको बाहर निकाला जाता है और उसका एक विशेष आकार है तो उसे रवा कहते हैं। ये घनाकार, चतुष्कोणीय, ट्राइमेट्रिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, षटभुजाकार आकार के होते हैं। यानी ये जो रवा है, रवा कहते हैं। रवा क्या है, खनिज का एक रूप है और ये विभिन्न प्रकार के आकारों में मिल सकता है। या तो घन के जैसा हो सकता है, चतुष्कोणीय हो सकता है, ट्राइमेट्रिक होता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है एकल रूप में, ट्राइक्लिनिक होता है, षटभुजाकार होता है। खनिज पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, जैसे हीरा। हीरा बहुत ही कठोर है, सबसे कठोरतम पदार्थ। और हीरा कार्बन का अपर रूप है, ये भी ध्यान रखें।
कुछ खनिज पूर्ण पारदर्शी और कुछ अल्प पारदर्शी तथा कुछ अपारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, और पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कांच में आर पार देख सकते हैं, लेकिन लकड़ी में आर पार नहीं देख सकते, रबर में आर पार नहीं देख सकते। कुछ खनिज अधिक भारी है, कुछ मध्यम भार के और कुछ हल्के होते हैं। इसके नोट्स अवश्य बना लें। और खनिजों के भार को आपेक्षिक घनत्व से प्रकट करते हैं, यानी खनिजों के जो भार है उसको हम आपेक्षिक घनत्व से प्रकट करते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इसको राइट डाउन भी करते जाएं। खनिज पदार्थ के गुण विभिन्न रंग के होते हैं, इसकी चमक होती है और विशेष आकार होता है, बहुत कठोर होते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी होते हैं और अधिक भारी होते हैं। अब देखिए आगे पढ़ रहे हैं खनिजों का वर्गीकरण, यानी खनिज किस प्रकार से प्राप्त हो रहे थे। सबसे पहले देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर ये कैसे बने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर खनिज को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी खनिज पदार्थ हैं वो उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, वो दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राथमिक खनिज। जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है, तो ऐसे खनिज पदार्थों को प्राथमिक खनिज कहते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान में हमने देखा कि जो ज्वालामुखी का लावा है, जब वह या तो अंदर जम जाता है तो आंतरिक बोलते हैं आग्नेय चट्टान, और बाहर जम जाता है तो बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब वही यानी जब पिघला हुआ द्रव ठंडा होकर के ठोस अवस्था में जमता है, और ऐसे खनिज पदार्थों को प्राथमिक खनिज कहते हैं। यानी लावा जो है वो धीरे धीरे ठंडा होकर के जमने लगता है और उसके जो रवै के कण हमको प्राप्त होते हैं उसको हम कहते हैं प्राथमिक खनिज। तो प्राथमिक खनिज हमेशा ध्यान में रखें कि ज्वालामुखी का जो लावा है उसके जमने से हमको प्राप्त होते हैं। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहते हैं। यानी प्राथमिक खनिज को आवश्यक खनिज भी कहते हैं। इसके नोट्स अवश्य बना लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इनके कणों का आकार 2 m या 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है, यानी 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है इनका आकार। द्वितीय खनिजों का निर्माण इन्हीं से होता है, यानी प्राथमिक खनिज मूलभूत खनिज है और उसी से द्वितीय खनिजों का निर्माण होता है। अब ये उदाहरण याद रखें, क्वार्ट्ज, आर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड और ओगाइट, ओलिवायन, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर और मैग्नीसाइट, ये सारे के सारे आपके यानी प्राथमिक खनिज है। प्राथमिक खनिज क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि प्राथमिक खनिज कहते किसे। प्राथमिक खनिज से तात्पर्य है कि ज्वालामुखी का जो लावा है वह लावा कालांतर में जब ठंडा होता है और उससे इसका निर्माण होता है। तो 4-5 उदाहरण आप अवश्य याद रखें। चूना पत्थर है, मैग्नीसाइट है, क्वार्ट्ज है, आर्थोक्लेज है, मस्कोवाइट है, बायोटाइट है, हॉर्नब्लेंड है, ओगाइट है, ओलिवाइन है, माइका है, फेल्सपार है। द्वितीय खनिज मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु एवं रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया होने से ये खनिज बनते हैं। इनके कणों का आकार 2 m से कम होता है। इसके उदाहरण है पाइराइट्स, पाइराइट्स का सूत्र हो जाएगा Fe, गिप्साइट, जिप्सम, एपेटाइट, हीमेटाइट, केओलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलियोनाइट, जियोलाइट। अब देखो हुआ क्या, ज्वालामुखी से लावा बना, लावा निकला, उस लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानें बनी और आग्नेय चट्टानों में ही प्राथमिक खनिज का निर्माण हुआ छोटे छोटे कणों के रूप में। अब ये प्राथमिक खनिज जो है उसके ऊपर जलवायु संबंधी रासायनिक कारण के द्वारा अभिक्रिया हुई और इससे द्वितीय खनिज का निर्माण होता है। तो 4 उदाहरण आप ये याद कर लें, प्राथमिक के क्वार्ट्ज है, आर्थोक्लेज है, माइका, फेल्सपार, चूना। और उसके बाद के जो उदाहरण है आपके पाइराइट्स है, गिप्साइट है, जिप्सम है, एपेटाइट है, हीमेटाइट है, केओलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरियोलाइट और जियोलाइट, ये आपकी द्वितीय खनिज है। तो ये हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर खनिज का वर्गीकरण। यस, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, यानी रासायनिक संगठन। अब इसकी रासायनिक संरचना देखेंगे। अब देखिए तत्व हम जानते हैं हीरा और गंधक आदि खनिज तत्व समूह में आते हैं। तत्व किसे कहते हैं?
जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। तत्व जैसे हीरा, हीरा में कार्बन ही पाया जाता है, गंधक उसमें सल्फर यानी एस पाया जाता है। ऑक्साइड, दूसरा ऑक्साइड, इसके अंतर्गत क्वार्ट्ज, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट आते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखें कि ये ऑक्साइड है यानी उसमें ऑक्सीजन मिलेगी। तीसरा है कार्बोनेट वर्ग, इसके अंतर्गत कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, साइडेसाइट, इसमें कार्बोनेट यानी CO3 मिलेगा। फेल्सपार, ये खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे दो भागों में बांटे जाता है। फेल्सपार वर्ग को दो भागों में, आर्थोक्लेस फेल्सपार, यह अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग माना जाता है। यह अम्लीय चट्टानों के रूप में पाया जाता है। मृदा से प्राप्त होने वाला पोटाश इसी के अपक्षय से प्राप्त होता है। पोटाश भी मृदा के लिए बहुत उपजाऊ होता है, बहुत लाभकारी होता है। आर्थोक्लेस फेल्सपार के जल विश्लेषण से क्ले खनिज का निर्माण होता है, जो चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव होते हैं। तो ध्यान में रखें, फेल्सपार वर्ग है उसमें दो है, आर्थोक्लेस और फ्लेजियोक्लेस। फ्लेजियोक्लेस में कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार, सोडा लाइम फेल्सपार आदि आते हैं। राइट डाउन करते जाएं। तो फेल्सपार में दो, आर्थोक्लेस और प्लेजियोक्लेस। इसके बाद आता है माइका। इसकी रचना अति संकीर्ण होती है। यह पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम आदि के हाइड्रेट, एल्यूमिनियम, आर्ची सिलिकेट होते हैं। यानी माइका वर्ग जो है उसमें क्या होता है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम आदि के हाइड्रेट, एल्यूमिनिक सिलिकेट होते हैं। दो प्रकार के माइका, मस्कोवाइट और बायोटाइट। मस्कोवाइट का है सफेद और बायोटाइट का है काली माइका। मस्कोवाइट में पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ये ध्यान में रखें, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मस्कोवाइट में। और बायोटाइट में पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन के सिलिकेट होते हैं। देखो दो अंतर, मस्कोवाइट में पोटेशियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं और बायोटाइट में पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन के सिलिकेट होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एपेटाइट वर्ग। यह क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है और मृदा फॉस्फेट का स्रोत है। यानी एपेटाइट वर्ग के द्वारा मृदा को फॉस्फेट समूह प्राप्त होता है। इसके बाद है हॉर्न ब्लेड वर्ग। इसके अंतर्गत एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट होते हैं। राइट डाउन कर लें, एक एक दो दो उदाहरण याद कर लें। कई बार पूछा जाता है एपेटाइट वर्ग में कौन कौन से समूह आते हैं, तो आपको लिखना है क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट। आपको ये पूछा जाए कि माइका कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, मस्कोवाइट और बायोटाइट। मस्कोवाइट के उदाहरण लिख लीजिए, बायोटाइट के उदाहरण लिख लीजिए। आपको यदि पूछा जाता है कि फेल्सपार कितने, तो दो, आर्थोक्लेस और फ्लेजियोक्लेस। यदि आपको ये पूछा जाता है कि कार्बोनेट वर्ग में कौन से समूह आते हैं, तो कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, साइडेसाइट। ऑक्साइड में कौन आता है, तो क्वार्ट्ज आता है, हीमेटाइट आता है, मैग्नेटाइट आता है, लाइमोनाइट आता है। और तत्व के रूप में हीरा और गंधक आते हैं। आप इसके नोट्स अवश्य बनाते जाएं। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं हम, चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है कि धीरे धीरे क्षय होना, टूटना। अब ये टूटती कैसी है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और अन्य भौतिक कारक और अन्य रासायनिक कारक के कारण चट्टानों का लगातार अपक्षय होता है और धीरे धीरे चट्टानों का आकार घटता है और उसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। तो अपक्षय वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पेतरक पदार्थ का निर्माण होता है। अब यानी मृदा का निर्माण चट्टान के अपक्षय से ही होता है। अगर चट्टानों का अपक्षय नहीं होगा तो मृदा का निर्माण भी नहीं होगा। अब देखिए चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय तीन प्रकार का होता है। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, नंबर दो, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, तीसरा है जैविक अपक्षय। देखिए भौतिक में सारे कारक आ जाएंगे, दाब आ जाएगा, ताप आ जाएगा, जल आ जाएगा और अन्य कारक आ जाएंगे। रासायनिक में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के यौगिकों की उस चट्टान के साथ क्रिया होगी। जैविक अपक्षय में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के द्वारा भी उसका अपक्षय होगा। तो देखिए अपक्षय का मतलब है, चट्टानों का अपक्षय से हमारा मतलब है चट्टानों का क्षय होना जिससे मृदा का निर्माण होता है। तीन प्रकार का, भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक में देखो क्या होगा, चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता, यानी पदार्थ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। और लगातार हमने देखा कि भौतिक के अंदर भी क्या होगा, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता इस प्रक्रिया में, भौतिक में। अब इसमें निम्न कारक हैं। सबसे पहला ताप। ताप बढ़ने से चट्टानें धीरे धीरे गर्म होती है, फैलने लगती है और तापक्रम कम होने पर सिकुड़ती है जिससे उसमें दरार पैदा हो जाती है और इस प्रकार से वे टूटने लगती है।
तापक्रम के बढ़ने और घटने से चट्टानों में प्रसार और संकुचन होता है, कमजोर हो जाती है, टुकड़ों में विघटित हो जाती है और धीरे धीरे टूटकर अलग हो जाती है। जल, हमने देखा है कि वर्षा ऋतु में तेज प्रवाह से जब जल बहता है तो समुद्र यानी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर क्या होगा, वह जल अपने वेग के साथ उन चट्टानों का बहा करके ले आता है और एक दूसरे के साथ रगड़ होती है, जिससे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में और चूड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद देखिए बर्फ। अब क्या होता है, सर्दी के दिनों में चट्टानों के अंदर यदि अंतरावकाश है, रिक्त स्थान है, तो वहाँ क्या होगा कि जल संचित हो जाता है, तो वह जल धीरे धीरे जमने लगता है। जम करके जब उसको स्थान नहीं मिलता है फैलने के लिए, तो वह चट्टानों पर दाब डालता है, जिससे चट्टानों में दरार पैदा हो जाती है और धीरे धीरे टूटने लगती है। हिमजल, चट्टानों के टुकड़े लेकर बहते हैं, जिससे यह दाब एवं रगड़ से छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। ग्लेशियर, हम जानते हैं ग्लेशियर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, और ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े अपने साथ बहा करके लाते हैं। हवा, तेज वायु अपने साथ बालू एवं पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ा कर ले जाती है। हम जानते हैं कि तेज हवा क्या करती है कि बड़े बड़े जो बालू के कण हैं वो और पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ा करके ले जाती है और आपस में टकरा करके धीरे धीरे वे चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली भी हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु में जब आकाशीय बिजली होती है और जब वह गिरती है किसी चट्टान पर, तो उसमें दरारें पैदा हो जाती है और वह विखंडित हो जाते हैं। तो ये सारे हमने देखे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के उदाहरण। तो प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ तक के चारों भाग के नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, राइट डाउन कर लेना, ठीक है।